व्यावसायिक विचारों में से एक चुना। हालांकि पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उपयोग नहीं था। पाम पीडीए अब भी अलोकप्रिय ही थे। इसकी जगह ईमेल पहले से ज्यादा प्रचलन में था, इसलिए हमने ईमेल के द्वारा पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया। 1999 के अंत तक हमारे ईमेल से भुगतान के उत्पाद ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया। कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे। विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए। पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं के वॉल्यूम को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता थी। अगर विज्ञापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज्यादा थी। बड़े बैंकों के साथ करार प्रभावी नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के बदले में कुछ भुगतान देने का फैसला किया। हमने नए ग्राहक को शामिल होने के लिए $10 दिए और जब भी उसने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उन्हें रेफरल के तौर पर $10 और दिए। इससे हमें सैकड़ों हजार नए ग्राहक मिले, जिनकी वृद्धि दर गुणात्मक थी। बेशक इस तरह से ग्राहक बनाने की रणनीति अपने आप में खर्चीली व असुरक्षित थी। जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के रूप में भुगतान करते हैं, तब गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ आप अपनी संरचना लागत को भी बढ़ा लेते हैं। उस समय यह असामान्य लागत सामान्य थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बढ़ी लागतें कम थी। एक बड़े कस्टमर आधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेन देन पर एक छोटा सा शुल्क लगाकर अपने लाभ के लिए एक आसान व बेहतरीन रास्ता निकाल लिया था। हम जानते थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। हम यह भी जानते थे कि बूम खत्म हो रहा था। चूंकि हम आने वाले बुरे समय में व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेशकों के विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाव दिया कि पेपाल की कीमत $500 मिलियन के पार थी। हमने अगले महीने $100 मिलियन जुटाए। हमारे मुख्य निवेशकों ने जर्नल के मूल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया। अन्य निवेशक निवेश की जल्दबाजी में थे। एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने बिना पहले कोई सौदेबाजी किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना मुझे $5 मिलियन वायर किए थे। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है। मार्च 2000 में जब हमने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर बेचना शुरू किया, तब इसमें पेपाल को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने सौदे की डील फाइनल करना शुरू किया, तब बूम का बुलबुला फट गया। सीख सीखी। नास्डक मार्च 2000 के मध्य में अपने चरम सूचकांक 5048 पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में यही सूचकांक 3321 तक गिर गया। जब अक्टूबर 2002 में यह सूचकांक 1114 पर पहुंचा, तब देश ने 90 के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ किए गए बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना। कार्नुकोपियन उम्मीद के अनुसार इस युग को मूर्ख लालच के युग का पुनः लेबल लगा दिया गया और इसे स्थायी माना गया। हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चितता के रूप में मानना सीखा और योजनाओं को तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जाने लगा। वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में टेक्नोलॉजी को बदल दिया। 1990 के फ्रॉम ब्रिक टू क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया। निवेशक इंटो यानी आवास और ब्रिक्स यानी वैश्वीकरण पर वापस लौट गए। नतीजा इस बार रियल एस्टेट के रूप में एक और बूम का बुलबुला। सिलिकॉन वैली में फंसे उद्यमियों ने .com दुर्घटना से 4 बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन